Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Ali Malik and I am a government teacher and also I am a tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. So आज हम जो है IBA स्क्रीनिंग BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी में जो मैथमेटिक के पोर्शन में आए हुए सवालात हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और उनके पीछे क्या ट्रिक्स थी और उनके जो है क्या राइट ऑप्शंस थे और किस तरह उसका सॉल्यूशन है वो मैं आज वन बाय वन आपके सामने जो है वो सॉल्व करूँगा। देखिए और इससे जो है एक्सपीरियंस हासिल कीजिए और आपकी जो अपकमिंग टेस्ट होंगी उनके लिए जो है वो प्रिपरेशन करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है अंडर रूट फाइंड करें 25 के ऊपर पावर -1 है डिवाइड अंडर रूट फिर उसके ऊपर -1 है इज इक्वल टू जो है वो वाट। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ को समझिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कि फ़र्ज़ करते हैं कि x के ऊपर पावर -1 है तो इस पावर को जो है वो हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, यानी इसको उठा के अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा और प्लस वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल x जो है 1/x लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसकी जगह पे हमारे पास ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसमें लिखा हो 5 पावर -2, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में उठा के ले जाएंगे तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी हमारे पास इस तरह के नेगेटिव पावर्स आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सवाल ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है 1/2 पावर -2, तो अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इज़ दैट को यहाँ से डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पावर को जो है हम पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 पावर -1 जो है वो +1 में हो जाएगा और +1 देने की ज़रूरत नहीं है, 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है। इसी तरह ये डिवीजन की सिंबल दें और ये 100 के ऊपर पावर -1 है तो इसको हम जैसे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अच्छा इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि ये अंडर रूट जो है वो न्यूमिनेटर के ऊपर अलग आ जाएगा और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग। इसी तरह इसके ऊपर भी 1 का अंडर रूट अलग और 100 का जो है अंडर रूट अलग। याद रहे कि 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है, ये याद होना चाहिए, और इसके अलावा 100 का जो अंडर रूट है वो 10 होता है। अगर ये समझ में ना आए तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यही आंसर आएंगे। और एक तीसरी बात यह है कि 1 का अंडर रूट जो है वो 1 होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा डिवाइड 1/10 आ जाएगा। फ्रैक्शन की जब डिवीजन करते हैं हम, ये फ्रैक्शन हो गया यानी 1/5 और उसके अलावा 1/10 ये फ्रैक्शन में आ गया। अब अगर जब हम फ्रैक्शन की डिवीजन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो लेफ़्ट साइड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो सेम रखते हैं, राइट साइड वाले को जो है वो उलट कर देते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो इसको हम जो है उलट करके लिखेंगे तो 10/1 आ जाएगा। 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम एंड 10 के ऊपर 2 टाइम। सो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ओनली 1 आ गया, क्योंकि 1 ऊपर बचा इधर 2 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 1 1 जा जो है वो 1 आ जाएगा। तो नीचे वाला 1 जो है वो गायब हो जाता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी फाइनल आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद इसी तरह के जो सवालात हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें इसमें से 7x + 3 = 24, देन एवेल्यूएट, तो एवेल्यूएट करके बताएं 5 - 4x वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें से। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7x + 3 = 24। याद रहे जिसका बेसिक कमज़ोर है वो ये 4 चीज़ें याद रखें, उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करें। जो भी नंबर लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव होता है राइट साइड पे नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है लेफ़्ट साइड पे वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाता है। जो भी नंबर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड पे जाके डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह
अगर कोई नंबर लेफ़्ट साइड पे डिवाइड है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें जो है उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को याद रखनी है जिसका बेसिक कमज़ोर है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले 3 को जो है वो राइट साइड पर लेकर जाना है। याद रहे 3 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस है 7x के साथ। तो हमने जैसे ही प्लस वाली चीज़ को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाती है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 24 राइट साइड पे वहीं पे होगा और ये 3 जैसे ही राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी आपके पास 7x इजिकल टू 24 में से 3 माइनस कर देंगे, देन 21 आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है और जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होती है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। सो दैट्स वाई हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे 21/7। जैसे ही x राइट साइड पे आया तो डिवाइड में आ गया। 7 का टेबल 7 के ऊपर 1 टाइम एंड 21 के ऊपर 3 टाइम। आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3/1 एंड x की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, हमसे सवाल ये पूछा गया है कि x की वैल्यू फाइंड करें, हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने एवेल्यूएट क्या करना है कि 5 - 4x, यानी इसके अंदर जो है हमने पुट करनी है x की वैल्यू 3 जो हमने फाइंड की है। देन 5 - 4 और x की वैल्यू हम 3 फाइंड कर चुके हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ये यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 - 5 3 4 3 ज़ा 12 एंड 12 जो है वो माइनस का है और बड़ा है और 5 जो है वो प्लस का है। तो ये जब इसमें से क्रॉस हो जाएगा तो माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर जो है वो माइनस का 7 आ गया। याद रहे जिसका बेसिक कमज़ोर है वो इस चीज़ में भी फंस जाते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ऐसे होती है 12 - 5 देन आपके पास 7 आंसर आता है लेकिन प्लस का, और ये माइनस का कैसे आता है इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा सा सुन लीजिए 30 सेकेंड्स के लिए, उनके लिए जिनकी ये बेसिक कमज़ोर है। जब भी दो नंबर का डिफरेंस मालूम किया जाता है तो उसके बीच में जो सिंबल होती है वो देखी जाती है कि वो किस नंबर के साथ है। इन दोनों नंबर्स में जो है ये 12 के साथ माइनस है और 12 बड़ा है, दैट्स वाई हमारा माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर जो है वो बड़ा है, दैट्स वाई माइनस। और वैसे भी अगर हम इसको जनरल लाइफ में देखें, अब हम आम जिंदगी में, कि 12 जो है वो माइनस वाला है बड़ा और 5 जो है वो प्लस वाला है छोटा। जैसे ही माइनस वाले में से ये कट जाएगा तो बकाया जो माइनस के बचेंगे वो 7 बचेंगे। तो ये था एक सवाल जो कि अलजबरा से लिया गया था। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी में ये सवाल आ चुका है। इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है हमने 54, 288 एंड 360 का। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाता हूँ बुक के हिसाब से, और इसके अलावा इसका जो है शॉर्टकट वे भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इसके जो है ना HCF के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आप इसके फैक्टर्स निकाल लें 54 के अलग से। तो 54 के ऊपर 2 का टेबल लगेगा 27 टाइम एंड अगेन अब 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल लगेगा इसके ऊपर 9 टाइम, अगेन 3 का टेबल 3 टाइम, अगेन 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 288 के ऊपर 2 का टेबल 144 टाइम एंड अगेन 2 का टेबल 72 टाइम, अगेन 2 का टेबल 36 टाइम, अगेन 2 का टेबल 18 टाइम, अगेन 2 का टेबल 9 टाइम। अब जो है वो 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह लास्ट हमारे पास एक और है 360, 2 का टेबल जो है वन इसके ऊपर 180 टाइम्स, 2 का टेबल 90 टाइम्स, 2 का टेबल 45 टाइम्स एंड अभी 3 का टेबल लगेगा 15 टाइम्स, अगेन 3 का टेबल 5 टाइम्स एंड अगेन 5 का टेबल 1 टाइम। तो जब हम HCF फाइंड करते हैं उससे पहले हमने ये याद रखना है कि 54 जो है नंबर उसके अपने फैक्टर्स लिख लेने हैं, और फैक्टर देखें 2 3 3, ठीक है, 2 3 3 एंड 3, ठीक है। एंड उसके अलावा 288 के फैक्टर्स जो हैं वो देखें, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 जो है वो 2 दफ़ा है, तो 3 को जो है हमने 2 दफ़ा लिख लेना है। इसी तरह इसके जो फैक्टर्स हैं 2 3 दफ़ा एंड 3 जो है वो 2 दफ़ा, ठीक है। 360 2 जो है वो 3 दफ़ा और 3 जो है वो 2 दफ़ा और 1 जो है वो 5 जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है। अब हमने फाइंड करना है HCF। देन HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक तो ये कॉमन आ रहा है, उसके अलावा
एक 3 भी कॉमन तीनों में आ रहा है, गौर से देखिए, यानी ये और ये, ठीक है, ये कॉमन हो रहा है। और उसके अलावा एक और 3 जो है वो तीनों में कॉमन हो रहा है, गौर से देखें, ये और ऐसे ये। यानी यहाँ से जो हमारे फैक्टर्स निकले, हमारे पास जो फैक्टर्स निकले वो हमारे एक 2 निकला, एक 3 एंड अगेन 3। तो HCF के जो फैक्टर्स निकले कॉमन, उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो इस हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ए में मौजूद है, तो ए में टिक कर लेंगे। अब याद रहे कि ये मैंने आपको बुक का मेथड सिखाया है, किसी भी किस्म का HCF निकालना हो तो इस तरह फैक्टर निकालेंगे, उसके अलावा लाइन में लगा लेंगे, उसका कॉमन निकाल लेंगे। अब आते हैं शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर। इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसे कहते हैं बड़े में बड़ा कॉमन नंबर जो कि तीनों को तकसीम कर रहा हो। जैसे यहाँ पे 54, 288 एंड 360, 288 एंड 54 को इनमें से बड़े में बड़ा नंबर कौन सा है जिसको 18 डिवाइड करें। आप देखें यहाँ पे 36 है, 36 इसको डिवाइड नहीं करेगा, हो सकता है इसको कर रहा है, इसको भी करता हो, इसको नहीं करेगा। 54 जो है इसको कर रहा है, हो सकता है ये इन दोनों में से किसी एक को ना करे। इसी तरह 108 है, इन दोनों को नहीं करेगा, हो सकता है उसको करे। तो यानी इसमें जो है आपको अगर 18 का टेबल पता है तो 18 का टेबल इसके ऊपर जो है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स, एंड इसके ऊपर जो है एग्जैक्टली जो है वो आई थिंक सो के 20 टाइम्स जो है इसके ऊपर लग जाएगा टेबल। इसी तरह इसके ऊपर भी अगर आप लगा के देखेंगे तो 18 का टेबल इसके ऊपर भी लग जाएगा। तो हमने जो है बाय बुक मेथड भी कर लिया और हमने एक आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताई कि इनमें से बड़े में बड़ा टेबल जो है वो तीनों पे जो लग रहा है वो 18 ही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक जनरल सा क्वेश्चन आया है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब सवाल ये है कि बताइए इनमें से छोटा कौन सा है। ए ऑप्शन में 0.25 है, बी में 1/4 है, सी में 2/11 है एंड डी में 11% है। वो जो द फॉलोइंग इज लीस्ट, इनमें से छोटा कौन सा है। कभी कभार बिल्कुल छोटे छोटे सवालात आ जाते हैं और वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये 0.27 है, अगर आप इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस 2 को जो है 11 से डिवाइड कर लें तो 11 का टेबल 2 के ऊपर नहीं लग रहा, दैट्स वाई यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0, तो 11 का टेबल 1 टाइम, 11 1 जा 11 एंड 9 बचेगा। फिर अगेन 0 लगा लेंगे तो 11 का टेबल जो है वो 7 टाइम लेवल के 8 टाइम्स 88, यानी हमने आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया कि ये 0.18 के बराबर है। और 11% का मतलब होता है 11/100। याद रहे, जब भी परसेंटेज की निशानी को जो है, ये परसेंटेज होती है जिसको सिंधी में फ़ी सैकड़ों या उर्दू में फ़ीसद कहते हैं, जैसे ही इस निशानी को जो है हम रिमूव करते हैं तो 11/100 लिखते हैं। ये 2 0 रिमूव करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 दफ़ा लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा 0.11, यानी इसको अगर हमने चेंज किया डेसिमल में तो 0.11 आ गया। अब आप गौर से देखें, ये 0.27 है, ये 0.25 है और ये 0.18 है और ये 0.11 है। सो इन सब में जो सबसे छोटा है वो डी ऑप्शन है। हमने डेसिमल में सबको कन्वर्ट करके चेक किया, तो ये बहुत ही जो है अच्छा सवाल था। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं एक और सवाल की जानिब, और इस सवाल में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सर्किल्ड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब इनमें से जो है ना एक तस्वीर बनाई गई है, तो बताइए इस तस्वीर में जो है ना 7x + 9 = 40 सर्किल को जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। याद रहे यहाँ पे सर्किल को जो है ना वो 7x + 9 ये शो कर रहा है। ये वैसे तो इक्वेशन है 7x + 9 = 0, ओ सॉरी 40। याद रहे जिसके अंदर = आ जाता है उसको इक्वेशन कहते हैं, और इक्वेशन के जो है इस साइड जो 7x + 9 लिखा हुआ है इसको हम जो है सिंपल इज़ दैट इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंधी में इसको कहते हैं अलजबरी इजहार, या इंग्लिश में इसको कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर इसके साथ = और इधर कुछ आ जाए तो फिर इसको इक्वेशन कहते हैं या सिंधी में मसावात। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पे हमारे पास एक जनरल सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे सर्किल के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो कौन सी जो है वो शो मतलब सर्किल के अंदर जो लिखा गया है ना वो क्या है जो शो कर रहा है सर्किल को। अब याद रहे इसके अंदर कुछ 4-5 चीज़ें और भी हैं, वो भी आप देख लें। 7x + 9 में
ये 7 जो है ना कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट उसको कहा जाता है जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ आता है। इसी तरह जो अकेला नंबर होता है लाइक दिस 9, इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के इस सवाल की जानिब। इसमें लिखा हुआ है कि ये सर्किल है, सर्किल के अंदर जो 7x + 9 है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या शॉर्टकट में एक्सप्रेशन। यानी जो सर्किल को जो शो कर रहा है ना वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, यानी कोएफिशिएंट नहीं शो कर रहा सर्किल को। टर्म कहते हैं इसको, यानी ये जो 7x है ये एक टर्म है और 9 दूसरा टर्म है। 7x + 9 मीन्स ये दो टर्म्स हैं, यानी टर्म्स भी जो है वो सर्किल को शो नहीं कर रहे। अलबत्ता ये जो 7x + 9 है ये सर्किल को शो कर रहा है। और हमसे पूछा भी यहाँ पे यही गया है कि इसके अंदर जो लिखा गया है, मतलब सर्किल के अंदर उस सर्किल को शो कर रहा है वो क्या है, तो वो एक्सप्रेशन है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन को टिक कर लेना है। और ये भी सवाल सॉल्यूशन वाला नहीं था, बिल्कुल जो है समझने वाला IQ टाइप क्वेश्चन था। सो इसके बाद भाई हम आ जाते हैं अपने आज के जो है एक और सवाल की जानिब। और इस सवाल में लिखा गया है इफ़ 3x + y = 10, x - 4y = -1, देन y = what। तो ये एक साइमल्टेनियसली इक्वेशन है जिसके अंदर हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करने से पहले नंबर लगा लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन जो है वो 4x - 4y = -1 है। इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो 4y को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड पे, देन x की वैल्यू हो जाएगी 4y, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जैसे आएगा प्लस का हो जाएगा। सो प्लस वाले को मैंने आगे लिखा है एंड -1 आ जाएगा। अच्छा, ये जो है आपकी जो है इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, इसको जो है वो पुट करें किसके अंदर, 1 के अंदर, और 1 जो है वो यहाँ पे 3x + y = 10। x की जगह पे आपने ये पुट करना है, तो ये पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा 4y - 1 = 10। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे +y भी है, वो भी हम दे लेंगे। अच्छा, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई और करेंगे तो 3 × 4 = 12 y एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + y = 10। अच्छा, ये 12y है और ये y है, तो ये हो जाएगा 13y - 3 = 10। हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, 13y इधर ही होगा, ये जो 3 है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13y = 10 ऑलरेडी मौजूद है, और ये जो 3 जो है इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, एंड 13y = 10 एंड 3 हो जाएगा 13। हमने वैल्यू फाइंड जो है वो करनी है y की। ये 13 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 y के साथ मल्टीप्लाई है। तो जैसे ही राइट साइड पे जाएगा तो 13/13 आ जाएगा। 13 का डबल 13 के ऊपर 1 टाइम एंड 13 के ऊपर 1 टाइम, देन y की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, सॉल्यूशन जो करना था हमने y की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। फर्ज करते हैं कि इस सवाल के अंदर हमसे पूछा जाता कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो y की वैल्यू है वो पुट करते हैं हम किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। और इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे बनाई थी कि x की वैल्यू है x = 4y - 1, देन x की वैल्यू हम क्या बनाते हैं 4 और y की हमने 1 निकाल ली है एंड 1। दैट्स वाई हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 1 = 4 - 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ ख़त्म हो चुका था। ये मैंने फ़र्ज़ किया है कि अगर x की वैल्यू मालूम करते तो हम इसका सॉल्यूशन सेट ज़रा यूँ बनाते कि x y = x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1 आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x + 4 = -19 + 5x, देन 2x - 14 = अच्छा भाई, हमारे पास एक और अलजबरा से एक सवाल लिया गया है और इस सवाल में लिखा गया है कि 7x + 4 जो है वो इसके बराबर है ना। तो हमने यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमने एवेल्यूएट करना है ये। तो याद रहे कि ये 7x + 4 = -19 + 5x। अच्छा, 7x बड़ा है, 7x यहीं पड़ा रहेगा, ये 5x जो है वो लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे।
अच्छा ये प्लस का है राइट साइड पे, जैसे ही इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। याद रहे ये 4 जो है ये प्लस का है इस साइड, इसको मैं इधर ले आऊँगा x की जगह पे। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक साइड पे जो है वेरिएबल्स कर लेंगे और दूसरे साइड पे नंबर जो कांस्टेंट हैं वो अलग कर लेंगे। जैसे कि इस साइड एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया कि इसको जो है एक सिंधी में वर्ड है छांटी। छांटी का मकसद होता है कि एक चीज़ एक जैसी चीज़ें एक तरफ करना। ये 7x ठीक है यहीं पड़ा होगा, 5x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। और आपके पास ये जो 19 है माइनस का लिखा हुआ है, तो इस दौरान मैं इसको ज़रा सा लिख देता हूँ। ये 4 भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको गौर से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x में से 5x माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2x। एंड इस साइड आपके पास आ जाएगा -4 एंड -19, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करते हुए माइनस का 23। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -23/2। अच्छा ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब आपने ये क्या करना है, ये जो है पुट कर लेना है किसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि एवेल्यूएट हमने ये करना है। सो दैट्स वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी 2x - 14। 2x की जगह पे हमने -23/2 पुट कर देना है एंड माइनस का 14। ये देखें 2 डिनोमिनेटर में और 2 ये ऊपर है, ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ टेबल में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा माइनस का 23 एंड माइनस का 14। माइनस का 23 एंड माइनस का 14 अगर आप दोनों ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों ऐड होते हैं। तो जैसे ही ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन होके आंसर आ जाएगा 37, लेकिन माइनस का आंसर। अच्छा याद रहे बाज़ स्टूडेंट्स को -2 नज़र आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ 30 सेकेंड में। ये देखिएगा एक सवाल है हमारे पास -2 और -2। देखें ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस होंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4, लेकिन दोनों माइनस वाले हैं दैट्स वाई हमने माइनस का लिखाना है 4। फर्ज करते हैं यही सवाल ज़रा ऐसे होता है -2 इंटू -2, तो फिर हम क्या करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करते हैं तो ये प्लस का 4 हो जाता है। फिर प्लस की सिंबल देने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट 4 लिखते, क्योंकि डायरेक्ट 4 का मकसद भी ये है कि ये प्लस का 4 है। नंबर के साथ कोई सिंबल ना होना मना पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस वालों के बीच में ज़रब की निशानी है और यहाँ पे माइनस की निशानी नहीं है, दैट्स वाई हमने माइनस का 14 लिखा। सो इसी तरह ये चीज़ इधर अप्लाई करनी है। बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए और 23 और 14 जो है ऐड किया 37 हो गया। अच्छा इसका राइट आंसर जो है वो ऐसे निकालना था, दोनों माइनस वाले हैं बीच में ज़रब नहीं है, दैट्स वाई दोनों को ऐड करना है और दोनों माइनस वाले हैं तो साथ में माइनस की सिंबल लगाना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल टू इट्स सरकमफेरेंस। सर्किल के जो है डायामीटर का और इसके सरकमफेरेंस का जो है ना वो आप रेशो फाइंड करके दिखाएं। तो सबसे पहले तो ना सर्किल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसके रेशो को देखते हैं। ये एक सर्किल है और सर्किल का ये एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा कोई सा भी एक लाइन ले लें, कोई सी भी लाइन यहाँ से जो सर्किल के इस पॉइंट को टच करे तो इसको रेडियस कहा जाता है। अच्छा याद रहे इसके बीच में से क्रॉस होकर यहाँ तक आ जाए एक लाइन तो इसको जो है ये भी रेडियस कहलाता है। अच्छा ये दोनों रेडियस मिलके एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं डायामीटर। तो याद रहे कि हमारा जो डायामीटर होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, 2r के बराबर। अच्छा अब हमारे पास हमें जो सवाल दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कहते हैं कि आउटर जो बाउंड्री है ना इसको जो है पेरीमीटर इसका जो होता है सर्किल का उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है तो अब सरकमफेरेंस का जो है वो फार्मूले 2 होते हैं। सरकमफेरेंस का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डायामीटर तो होता है हमारे पास पाई और डी, यानी डायमीटर के हिसाब से। अगर सरकमफेरेंस रेडियस के हिसाब से निकालना है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला आएगा 2πr। तो यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि डायामीटर और सरकमफेरेंस का रेशो फाइंड करें। तो डायामीटर हमें पता है कि वो तो डायामीटर के बराबर डी है, और उसके अलावा अगर हम सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाई डी करें
तो आपने इसको यूँ पाई डी लिख लेना है। अब आप गौर से देखें, डी में कट जाएगा, 1:पाई इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं यही सवाल किसी ने दूसरे तरीके से किया। कैसे? कह रहा है कि डायामीटर और सरकमफेरेंस का जो है ना वो रेशो फाइंड करें, और हमें पता है कि डायामीटर और जो सरकमफेरेंस है किसी ने यूँ लिख लिया 2πr, यानी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आपने ये लिख लिया। तो फिर डायामीटर को भी जो है ना आपने रेडियस में करना है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, डायामीटर जो है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, तो डायामीटर की जगह पे आपने 2r लिखना है, क्योंकि डायामीटर जो है वो 2 रेडियस के बराबर होता है। इसी तरह राइट साइड पे 2πr, ये 2 में टेबल लग जाएगा, कट जाएगा, रेडियस में कट जाएगा, फिर भी आपके पास जवाब आ जाएगा 1:पाई, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए भाई, इसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब। और IBA की ग्रेजुएशन कैटेगरी में एक और क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप का, और इसमें लिखा हुआ था, इफ़ अ बाइसाइकिल इज परचेज्ड फॉर 8,000 एंड सोल्ड एट 25% गेन, द सेलिंग प्राइस वुड बी। अच्छा, एक साइकिल जो है वो ख़रीदी गई है 8,000 रुपये में, और उसको बेचा जा रहा है 25% प्रॉफिट के साथ, तो बताइए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। याद रहे, कभी भी कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार जिस कीमत पे ख़रीद के लाता है उसको CP कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक होती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जब दुकानदार जो चीज़ लाता है उसके ऊपर मुनाफा रख के बेचता है तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। जब भी हम प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसको डिस्कस कर लेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज का फार्मूला क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस होती है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 के साथ। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? या तो आप इस बुक वाले मेथड से कर लेंगे, या आपके पास एक जनरल चीज़ ये है कि आपने 8,000 का 25% निकालना है। मैं आपको बुक वाले मेथड से भी कराता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी करवाता हूँ। अगर आपके पास IQ लेवल अच्छा है, अगर आप मेरी बातें समझ रहे हैं, तो आपने सिंपल प्रॉफिट निकाल लेना है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ 8,000, 8,000 का 25% निकालें। 25% का मकसद होता है 25/100, क्योंकि ये इसको ख़त्म करेंगे निशानी को, तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ऑफ मीन्स 100 और मल्टीप्लाई, एंड 8,000 जो है वो कीमत है एक बाईसाइकिल की। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में कट जाएंगे। उसके अलावा 25 को जो है वो 80 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 2,000 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? यानी बेचने वाली प्रॉफिट। तो सेलिंग प्रॉफिट जो है वो प्राइस आपकी क्या होगी? आपके पास कॉस्ट प्राइस में जो है आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8,000, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे 2,000 का, तो ये साइकिल आपकी 10,000 रुपये की बिकेगी। ठीक है। अब आते हैं जिसको मेरी ये बात समझ में ना आई हो तो वो किताब वाले मेथड से जो है मतलब कर सकता है। और वो मेथड कौन सा है? प्रॉफिट की जो परसेंटेज निकालनी हो तो P/CP लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 100 से। आपने इसको यूज़ करते हुए इसके अंदर जो भी चीज़ें गिवन है आपने वो लिख लेनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25। प्रॉफिट हमें नहीं मालूम, P ऊपर लिखेंगे, CP हमें पता है 8,000, और ये 100 फार्मूले वाला हमने ये फाइंड करना है प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे? 25, ये 8,000 डिनोमिनेटर में है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड आएगा तो जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और प्रॉफिट की वैल्यू कुछ आप यूँ निकाल सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा? 2,000 रुपीज़। अच्छा, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि वो 25% अगर एक जो है साइकिल के ऊपर प्रॉफिट रखा जाए तो वो सेल कितने की होगी, जबकि उसकी कीमत 8,000 है। तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि SP होगी, 8,000 की साइकिल है, 2,000 रुपये का उसके ऊपर मुनाफा कमाया जा रहा है। तो आप इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे
तो आपके पास साइकिल की कीमत 10,000 रुपये आ जाएगी। तो देखें, सीधे सीधे सवाल अगर आपको समझ में आ जाए तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर लेंगे, देर ही नहीं करेंगे, आप 25% निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास किस टाइप के जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। एवरेज को बहुत टच किया है इन्होंने, और एवरेज के काफ़ी सवाल जो हैं ग्रेजुएशन की हर टेस्ट में आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये जो है मुख्तलिफ सवाल लेकर आ रहा हूँ और मुख्तलिफ टेस्ट में से लेकर आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं सारे सवालात आपको सॉल्व करवाऊँगा। देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है हमारे पास, और एवरेज के क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ 7 persons इन अ ग्रुप इज़ 30 years। The average age of 5 persons of the group is 32 years. The average age of the other 2 person in a group is dash। अब ये नहीं मालूम। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये लफ्ज़ों में लिखे हुए हैं, जिसको सिंधी में बयानी नमूने वाले प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं आम प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। रूल नंबर 1 ये है कि आपने इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसकी मीनिंग निकालनी है, समराइज़ करना है, इसको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है। अब हमसे पूछा गया है एवरेज का कि 7 लोगों की जो एवरेज उम्र है वो 30 साल है। याद रहे, अगर आप 7 दोस्त हैं तो सातों दोस्तों की मुख्तलिफ एज हो सकती है, किसी की 22, किसी की 24, किसी की 28, किसी की 29। अब हमने उसकी एवरेज हमसे पहले ही बता दी गई है कि 7 जो लोग हैं उनकी एवरेज 30 है। अच्छा, उनमें से 5 ऐसे हैं जिनकी 32 साल है, तो जो दूसरे जो बाकी जो 2 बचे हैं उनकी क्या होगी एवरेज एज। तो हमने क्या करना होता है, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको सपोज करते हैं। ये एवरेज के अंदर इस तरह के जब भी सवाल आ जाए ना, तो जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो उसको सपोज किया जाता है। लेट करते हैं कि जो 2 पर्सन्स हैं और उनकी जो है वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एज की, तो वो हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो x के बराबर है, यानी 1 x के बराबर है, तो 2 पर्सन जो है वो 2x के बराबर होंगे। याद रहे, 2 पर्सन जो है वो 2x के बराबर होंगे। इसी तरह एवरेज का फार्मूला देखा जाए तो एवरेज जो है कुछ यूँ निकाली जाती है, जब भी हम एवरेज करते हैं तो सारी चीज़ें ऊपर ऐड करते हैं। यहाँ पे 7 लोग हैं और 7 लोग जो हैं वो 30-30 के हैं। अच्छा, उनमें से हमें वो बता रहा है कि 5 लोग 32-32 के हैं। या तो आप इसको 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 यूँ लिख सकते हैं, और 2 जो दूसरे बंदे हैं उनकी हमने नहीं पता, उसको हमने 2x लिख लिया, और नीचे हमने 7 लिखना होता है, क्योंकि 7 लोग हैं तो हमने नीचे 7 लिखना होता है। अच्छा, एवरेज हमें मिली हुई है, वो कितनी है, 30 है, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 30 इज इक्वल टू, और ये जो है ये मैंने 32 32 32 5 दफ़ा लिखा है, आप इसको 32 ज़रब 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 2 मेथड हैं इसको ऐसे लिखने के। अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 5 को जो है वो 32 ऊपर लिखें, 5 को नीचे लिखें, 5 2 ज़ा 10, 1 ऊपर है, 5 3 ज़ा 15, 160 आ रहा है आंसर। इसको जो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 160 प्लस 2x ओवर 7। अच्छा, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन 2 जो है 7 जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 160 प्लस 2x। अच्छा, 7 3 ज़ा होता है 21, एंड ये 0 लाइन में लगा लें इधर इसके साथ, 160 प्लस 2x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 160 को जो है वो लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, देन 2x की वैल्यू हो जाएगी 210 माइनस 160, एंड उसके बाद अगर आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 210 के अंदर 160 माइनस करें तो आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन 2 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 ओवर 2, 2 का टेबल 50 के ऊपर 25 टाइम्स, यानी जो रिमेनिंग 2 जो है पर्सन्स थे उनमें से एक की उम्र 25 और दूसरे की उम्र भी 25 साल। याद रहे, ये ज़रा सा टिपिकल और घुमा फिरा के देने वाला सवाल था। फ़र्ज़ करते हैं ऐसा ही सवाल कोई आ जाए कि 5 दोस्त हैं और पाँचों दोस्तों की मुख्तलिफ एज है। फ़र्ज़ करते हैं एक की उम्र है 20 साल,
दूसरे की उम्र है 22 साल, तीसरे की उम्र है 23 साल, चौथे की 24 एंड पाँचवें की 25। तो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? इनको सबको ऐड कर लेंगे और दोस्त कितने हैं 5, नीचे 5 लिखेंगे, ये आपकी एवरेज हो जाएगी। अब आपने इनको ऐड कर लेना है और ऐड करेंगे 20 20 20 20, ये कितने हो गए 5, 100 हो गया। और 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 जो है वो 14, यानी 114 और 15 और नीचे 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो है 114 को 5 से डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आता है। 5 का टेबल जो है 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। 5 का टेबल 2 टाइम्स 10/4। अच्छा, उसके अलावा फिर पॉइंट लगा लें इधर, तो 5 का टेबल 8 दबा, यानी 22.8 ईयर्स जो है वो आपके पास एवरेज एज हो जाएगी। ये मैंने सिंपल सीधा सीधा सवाल करके दिखाया है कि किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो वो सारी चीज़ें ऊपर लिख के ऐड की जाती हैं, उसी का टोटल नीचे लिखा जाता है और उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल नहीं था, ये घुमा फिरा के देने वाला था। इसी तरह यहाँ पे लिखा था कि 7 लोग हैं, मैंने नीचे 7 लिखा क्योंकि 7 लोग हैं, उनकी एवरेज 30 साल है, ये हमने गिवन थी, मैंने 30 लिख ली। उनमें से 5 बंदे, यानी कि 5 दफ़ा हमने लिख लिया 32, क्योंकि 5 बंदे 32 साल के, 1 2 3 4 5। या आप ऐसे लिखें तब भी सेम बात है, या आप इसको शॉर्टकट में लिखें कि 32 को 5 से ज़रब कर लें, सेम बात है। ठीक है। अच्छा, 2 ऐसे दोस्त हैं जिनकी एवरेज है जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज करते हैं। फर्स्ट सपोज करते हैं कि जो 2 लोग हैं उनमें से एक की x है, तो 2 लोगों की 2x हो जाएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2x भी लिख लिया ऊपर। तो अब हमने इसको जब जैसे सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास x की वैल्यू 25 ईयर्स आ गई। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन की जो है सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए भाई, इसके बाद हम चलते हैं एक और सवाल की जानिब। बहुत ही बेहतरीन सवाल आ रहे हैं अभी। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझना और समझ के करना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, जबकि IBA की टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और 1 मिनट में एक सवाल करना होता है। तो ये चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको 1 मिनट के अंदर एक सवाल कर सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद चलते हैं, एक और प्रॉब्लम है। 15 वीवर्स कैन वीव सम लेंथ ऑफ क्लॉथ इन 1 hour and 24 minutes. How many more weavers will require to do the same job in 60 minutes? 15 जो है कपड़ा उनने वाले, कपड़ा बुनने वाले जो है वीवर्स कहते हैं, वो बुन रहे हैं एक लेंथ का कपड़ा, यानी एक लंबाई का कपड़ा, कितने घंटों में? 1 घंटा और 24 मिनट में। तो बताइए कितने वीवर्स और यानी कि कितने बुनने वाले कपड़ा और चाहिए होंगे सेम काम करने के लिए 60 मिनट में। तो हमने इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है किस किस चीज़ की बात हुई है। एक वीवर्स की बात हुई है, दूसरा हमारे पास टाइम की बात हुई है। तो ये आपने हेडिंग में लगा लेना है, ये प्रोपोर्शन का सवाल है और प्रोपोर्शन के एरो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक बात हुई है वीवर्स की, तो हमने यहाँ पे वीवर्स लगा लेना है। उसके अलावा दूसरी बात हुई है टाइम की, तो हमने यहाँ पे टाइम लगा लेना है। और टाइम भी किसके अंदर हुई है? अच्छा, आवर एंड मिनट्स में बात हुई है ना, तो हम इसको सारों को मिनट्स में कर लेते हैं चेंज। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि 15 व्यूवर्स यानी 15 कपड़े बुनने वाले 1 घंटा एंड 24 मिनट का मकसद होता है कि 1 आवर के अंदर ना 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा और 24 मिनट का मतलब क्या है? यानी कि 60 + 24। अच्छा, 60 + 24 अगर आप इसको ऐड कर लें 60 और 24 को, तो ये 4 एंड 84 आ रहा है, यानी 84 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा और 24 मिनट का मतलब है कि 84 मिनट। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 60 मिनट में जो है अगर यही काम हो तो व्यूवर्स कितने चाहिए होंगे? ज़्यादा। सबसे पहले तो ज़्यादा को छोड़ें, पहले मालूम करें कि 1 घंटे में व्यूवर्स जो है कर रहे हैं तो वो कितने होंगे। अच्छा, ये सारा कुछ लिख लिया। अब इस लिखने के बाद प्रोपोर्शन 2 किस्म की होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े। इनवर्स उसे कहते हैं जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो। फ़र्ज़ करते हैं मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन 10 रुपये की है, तो 2 पेन अगर हम लेंगे तो ये 10 + 10 हो जाएगा 20, यानी नंबर ऑफ़ पेन 2 हो गए और पैसे भी 20 हो गए। इसका मतलब ये है कि पेन भी इंक्रीज़ हुए, पैसे भी इंक्रीज़ हुए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
इनवर्स प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके घर में जो है, आपका घर तामीर करवाते हैं, तो आप 4 जो है वर्कर के साथ, 4 मज़दूरों के साथ अपना घर तामीर करवाते हैं, तो 12 मंथ के अंदर आपका काम ख़त्म होगा। अगर आप यही वर्कर की तादाद डबल कर दें, 8 वर्कर कर दें, तो आपका घर जो 12 महीने में बनने वाला है वो 6 मंथ में बन जाएगा। यानी वर्कर इंक्रीज, टाइम आपका कम लगेगा। तो इस किस्म की प्रोपोर्शन को कहते हैं इन्वर्स। अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। इस सवाल के अंदर ये सारा कुछ लिख लेने के बाद आपने डिसाइड करना है कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। गौर से देखिएगा और मेरी एक्सप्लेनेशन को जो है देखिएगा कि मैं इसको कैसे कंपेयर करता हूँ। 15 वीवर्स यानी कि 15 कपड़ा बुनने वाले जो है वो 84 मिनट में बुन रहे हैं। तो वही कपड़ा अगर 60 मिनट में बुना जा रहा है, यानी 84 मिनट से कम लगे हैं, तो बताइए वीवर्स कितने होंगे। आपसे जवाब नहीं पूछा जा रहा, आप सिर्फ ये देखें कि वो सेम काम जो 84 मिनट में हो रहा था वो 60 मिनट में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वीवर्स की तादाद ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 4 वर्कर 12 महीने में करते हैं, वर्कर को मैंने डबल कर दिया तो काम आपका हाफ टाइम में होगा, यानी आधे वक्त में होगा। इसी तरह 84 मिनट में जो हो रहा है वो वीवर्स का काम वो 15 वीवर्स कर रहे हैं। अगर वो 84 मिनट से रिड्यूस होकर 60 मिनट पे काम हुआ है, इसका मतलब ये है कि काम करने वाले ज़्यादा हो गए। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अच्छा, इस किस्म की जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसमें आपने एरो लगाना होता है, एक एरो ऊपर की जानिब और दूसरा एरो नीचे की जानिब। आप कोई सा भी ऊपर लगा सकते हैं, मैंने ये लगाया है ऊपर, आप ये ऊपर लगा सकते हैं, तो फिर ये नीचे लगाएंगे। अच्छा, ये लिख लेने के बाद आपने इसको प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लिखना है। और प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या है, ये टेल एक्स के साथ है तो एक्स को आगे लिखेंगे x/15, 4 डॉट्स लगा लेंगे प्रोपोर्शन के, 84/60। अच्छा, प्रोपोर्शन की एक कंडीशन होती है, पहले और आखिरी नंबर को एक्सट्रीम कहा जाता है, ठीक है, और बीच वाले 2 नंबर को मीन्स कहा जाता है। पहले और आखिरी नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होती है। ये हमेशा प्रोपोर्शन के सवाल में ये कंडीशन आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। पहला और आखिरी ज़रब करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स, बीच वाले जो 2 नंबर हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 84। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, देन 60 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 84 ओवर 60। अच्छा, 15 का टेबल 60 के ऊपर 4 टाइम एंड 4 का टेबल 84 का अगर आप लगा लें तो इसके ऊपर 8 के ऊपर 2 टाइम एंड 4 के ऊपर 1 टाइम, देन आपके पास आंसर आ गया 21 आंसर। अच्छा, याद रहे ये 21 आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है कि 15 व्यूवर्स पहले थे, अगर यही काम 60 मिनट में कर रहे हैं तो 15 से ज़्यादा हमें कितने व्यूवर्स चाहिए होंगे। तो हमारे पास देखें 20 व्यूवर्स हैं, पहले ही 15 मौजूद थे, यानी 15 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 ज़्यादा व्यूवर्स चाहिए होंगे 15 से, जो कि 84 मिनट वाला जो काम है वो 60 मिनट में करेंगे। तो यानी सवाल का जो असल जवाब है वो 6 जवाब है। इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, दोबारा से समझा दूं, कि 15 कपड़ा बुनने वाले एक कपड़ा जो है वो 84 मिनट में बुन रहे हैं। तो बताइए 15 से और ऊपर कितने वीवर्स चाहिए होंगे जो वही काम 60 मिनट में करें। इस स्टेटमेंट का मकसद ये है और इसके मुताबिक जो है हमारा 6 आंसर आया है। अच्छा, आप इसको अगर मज़ीद और इस चीज़ों को जो है वो देखना और सुनना चाहते हैं प्रोपोर्शन, और इसको समझना चाहते हैं, तो मेरे अलग से क्लासेस हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, और बेहतरीन नमूने से मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है वो एक्सप्लेन किया है, वर्क वाले प्रॉब्लम, स्पीड वाले प्रॉब्लम, और उसके अलावा जनरल हमारी आम जिंदगी से लिए गए उनके ऊपर अलग से भी आप क्लासेस मेरे अटेंड कर सकते हैं। बहरहाल ये एक एक्सप्लेनेशन है IB स्क्रीनिंग ग्रेजुएशन कैटेगरी की, सो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। चलें भाई, एक और सवाल आया है हमारे पास, और ये ज़बरदस्त सवाल है, IQ लेवल का सवाल है, यानी इसके अंदर आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और ये बिना सॉल्यूशन के भी हो सकता है। तो चलिए भाई, इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। एट अ पर्टिकुलर टाइम शेडो ऑफ अ पोल 40 मीटर लॉन्ग इज measured be 30 मीटर। If the length of a plaza is 2 meter, then how long would be shadow at the same time?
अब एक बहुत ही ज़बरदस्त और जनरल सा सवाल है, अब अगर आप इसको रियादी के हिसाब से करें तब भी ठीक है, अगर आप इसको आईक्यू लेवल पे करें तब भी ठीक है। अब ये कह रहा है एक खंबा है, पोल को अंग्रेज़ी में जो है वो उर्दू में या सिंधी में कह सकते हैं खंबा, और ये खंबा जो है वो कितने 40 मीटर का लंबा है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एक सूरज है और सूरज की रोशनी पे जो है इसका जो शेडो है वो नज़र आ रहा है 30 मीटर का। 40 मीटर का खंबा है, उसका मतलब वो जो नज़र आ रहा है शेडो वो 30 मीटर का नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग जो है वो कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। तो बताइए जो उसका शेडो नज़र आएगा तो वो कितना नज़र आएगा। अब ये सवाल मैंने तो आईक्यू लेवल पे कर लिया था, मैं आपको आईक्यू लेवल के हिसाब से मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स के से भी बताता हूँ और किताब वाला जो है मेथड भी सिखाता हूँ। पहले आप सीखिए शॉर्टकट। शॉर्टकट वे ये है कि असल जो है खंबे की जो है लेंथ 40 है, उसका शेडो 30 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रिडक्शन हो रही है वो 10 हो रही है और 10 जो है वो 40 का 25% है। यानी जो खंबे की असल लंबाई है वो उससे जो शेडो नज़र आ रहा है वो 25% कम नज़र आ रहा है। गौर से देखिए 40 मीटर यानी कि इसका जो 10 + 10 + 10 + 10 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए तो ये 25%, 25%, 25%, 25%। अच्छा शेडो नज़र आ रहा है 30, इसका मतलब ये है कि शेडो अपनी असल कीमत का, असल लेंथ का 75% जो है वो नज़र आ रहा है। सेम एज इट इज़ आपके पास एक बिल्डिंग है जो कि 200 मीटर की है। अब इसका शेडो कितना नज़र आना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल का 75%। अब 200 का अगर आप 75% निकालें तो 75% का मतलब होता है 75/100 और ये 200 आपने लिख लेना है, 200 का निकालना है, ये तो ये 20 में कट जाएगा, 75 को इसके साथ करें तो 150, यानी 200 मीटर वाली जो बिल्डिंग है ना उसका जो शेडो है वो 150 मीटर नज़र आएगा। तो किसी भी चीज़ के अंदर इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, ये आईक्यू लेवल पे हो सकता है। अच्छा आपको ये चीज़ समझ में ना आए, आपके ऊपर से गुजर जाए, तो आपके पास दूसरा मेथड क्या है, आपके पास इसको प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे बात हो रही है शेडो की और लेंथ की, यानी किसकी लेंथ की, असल चीज़ों की लेंथ की। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे समझने के लिए लिखते हैं कि शेडो और दूसरी जो है रियल लेंथ, ये अपने समझने के लिए हेडिंग्स हैं। शेडो भी मीटर में है और लेंथ भी मीटर में है। अब ने यहाँ पे लिखा कि शेडो जो है वो 30 मीटर है और पोल की लेंथ 40 है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 200 मीटर की जो है वो एक बिल्डिंग है और उसका हमने शेडो मालूम करना है, वो नहीं मालूम, उसकी जगह एक्स लिख लिया। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसकी जगह एक्स लिखते हैं। अच्छा अगला स्टेप हमारे पास ये है कि इसको जो है कंपेयर करें कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है। 40 मीटर का खंबा है तो 30 मीटर नज़र आया उसका शेडो। 200 मीटर की एक बिल्डिंग है तो उसका जो शेडो है वो 30 मीटर से ज़ाहिर बात है ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि 40 मीटर वाली का 30 नज़र आ रहा है तो 200 मीटर वाली का ज़्यादा नज़र आएगा, यानी ज़्यादा बिल्डिंग लंबी तो ज़्यादा शेडो नज़र आएगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल जो है, फ़नी एग्जाम्पल है जो कि इसके ऊपर फिट होता है, वो मैं आपको देता चलूँ, क्योंकि ये कंपेयर करना कि ये इन्वर्स और डायरेक्ट है, ये एक इंतहाई अहम मरहला होता है। इसके ऊपर एक बिलावल भुट्टो जरदारी का मुझे एग्जाम्पल याद आता है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो बिल्कुल एज इट इज़, जितना लंबा खंबा होगा उतनी उसकी शेडो नज़र आएगा। अगर बिल्डिंग 200 मीटर की है तो खंबा उसकी जो शेडो है वो भी उस हिसाब से नज़र आएगा। यानी ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी होती है तो एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है। सेम डायरेक्शन में लगाने के बाद इसको प्रोपोर्शन में लाएं, टेल एक्स के साथ है तो एक्स को फर्स्ट पे रखना है एंड 30 को बाद में 4 डॉट्स लगा लेंगे। ये 200 को आपने फ्रंट पे रखना है एंड 40 को बाद में। फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम कहते हैं, बीच वाले दोनों को मीन्स कहते हैं। प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये POE स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, POM। अच्छा ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की, ये याद रखनी है, मेमोराइज करनी है। पहला और आखिरी 40 और x को ज़रब करना है, बीच वाले दो 30 और 200 को ज़रब करना है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ये 40 जो है राइट साइड पे आ जाएगा।
अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6 एंड ये 3 0 आ गए, 6000 हो गया, और ये 40 आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 0 में कट गया यहाँ पे, और उसके अलावा सिंपली 4 का टेबल अगर आप लगा लेंगे, 2 का टेबल लगा लें सब चलें, ये 2 दफ़ा, इसके ऊपर 300 टाइम एंड अगेन 2 का टेबल लगा लें 300 के ऊपर 150 मीटर, 150 मीटर। तो देखें प्रोपोर्शन से किया तब भी सेम जवाब आया, और हमने अपने आईक्यू लेवल से किया तब भी सेम जवाब आया। तो आप इन सवालों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलें भाई, इसके बाद हमारे पास एक और बेहतरीन सवाल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो कि अलजबरा के वर्ड प्रॉब्लम्स में से है, यानी अलजबरा के जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अलजबरा के ऊपर आपका जो है फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए भाई, इन अ क्लास, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है। इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर ना टोटल 27 स्टूडेंट है। इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज़, अगर लड़कियों की तादाद लड़कों से 7 ज़्यादा है तो बताइए गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं वो कितनी हैं। अच्छा अलजबरा के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसका रूल है कि जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी होती है उसको आपने सपोज करना होता है। अब यहाँ पे गर्ल्स का कंपैरिजन जो है वो बॉयज़ के साथ लिया गया है, तो हमने यहाँ पे सपोज करना है कि लेट जो बॉयज़ हैं वो x हैं, तो गर्ल्स किसके बराबर होंगी? गर्ल्स कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि बॉयज़ से 7 ज़्यादा हैं, यानी कि बॉयज़ की तादाद हमने x ली है तो गर्ल्स की तादाद x + 7 होगी। अब ये मैंने क्या किया, दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि एक क्लास के अंदर 27 शागिर्द हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों से 7 कम हैं, या इसको फिरा के दोबारा कहूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से 7 ज़्यादा हैं तादाद में। हमें बॉयज़ की तादाद नहीं पता, हमने उसको सपोज़ किया x के बराबर, तो गर्ल्स की तादाद जो है वो x + 7। अच्छा इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है, और लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का तरीका ये है कि हमने हमारे पास स्टेटमेंट में पहले में लिखा हुआ है कि टोटल शागिर्दों की तादाद 27 है, यानी बॉयज़ x है और गर्ल्स x + 7 है, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इसकी 27 होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है ये जो मैंने बनाई है, अगर आपको कहा जाए कि x + 7 = 27, इसको सॉल्व करें तो आपने सेकंड के अंदर घुमा देना है, इसका जवाब निकाल लेना है। लेकिन ये लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, इस लफ्ज़ों को समझने के लिए इस लफ्ज़ों में से ये इक्वेशन मैंने कंस्ट्रक्ट की है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन मरहला होता है जब आप लफ्ज़ों वाली चीज़ों को इस तरह लीनियर इक्वेशन में कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये वाले सवालात न सिर्फ IBA बल्कि आपकी मुख्तलिफ अपकमिंग टेस्ट में इस तरह के आ सकते हैं और आते हैं, बल्कि ये ग्रेजुएशन कैटेगरी में आया हुआ सवाल है एक। तो चलें एक्सप्लेन करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ वहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा था। x + x अब सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 2x, 7 राइट साइड पे जाएगा तो 27 में से जो है 7 माइनस कर देंगे, 2x = 27 में से 7 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 राइट साइड पे आ जाएगा, देन 20/2, 2 का टेबल 20 के ऊपर 10 टाइम्स, एंड आपके पास x आ गया 10 ईयर्स, यानी x मतलब के बॉयज़, ठीक है, हमसे जो है वो 10 है, 10 ईयर्स नहीं 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा हमसे जो है वो गर्ल्स की तादाद पूछी गई है, और गर्ल्स क्या हैं x + 7, यानी बॉयज़ से 7 ज़्यादा हैं। बॉयज़ कितने हैं 10, तो 10 में 7 ऐड कर दें तो ये हो गया 17, यानी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो 17 हैं। अच्छा अगर आप अपने सवाल को वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या आपने सवाल सही किया है तो देखें, बॉयज़ कितने हैं 10 और गर्ल्स कितनी है 17, 10 और 17 को ऐड करें तो आपके पास टोटल तादाद 27 आएगी, और 27 ही आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो ये थी इस सवाल की एक्सप्लेनेशन। इन शॉर्ट आपको दोबारा से बता दूं कि इस तरह के सवाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने
जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सपोज करना है। अब यहाँ पे गर्ल्स फाइंड करनी थी, मैंने गर्ल्स को सपोज नहीं किया क्योंकि गर्ल्स को कंपेयर किया गया है बॉयज़ के साथ। मैंने बॉय को जो है वो सपोज किया है, फिर गर्ल्स जो है वो स्टेटमेंट में देखा है, लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किए, फिर सॉल्व किया है। तो इसके बाद एक और सवाल है, और ये मेरी आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। इस तरह की मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा और पास्ट पेपर से चीज़ें लेकर आपके सामने इस तरह की वीडियोस एक्सप्लेनेशन आपके सामने देता रहूँगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, आपकी अपकमिंग टेस्ट जो है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी ये। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट सवाल है, राशिद इज़ 10 years old, ओवेस इज 6 years older देन राशिद। राशिद की उम्र n ईयर्स है, लिखते जाएं, यानी कि राशिद जो है वो कितना है, n ईयर्स है। ये मैंने अपने नाम के ऊपर बनाया है, सवाल यही था, ग्रेजुएशन कैटेगरी में सिर्फ नाम चेंज थे, ठीक है। तो ये वही सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की है नामों में बस। राशिद जो है वो साल नहीं बताए, n ईयर्स बता दिया गया है। अच्छा, अवेश जो है वो 6 साल यंगर है। अच्छा, मैं स्टेटमेंट पहले पूरी रीड कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, उसके बाद मैं ये चीज़ें करता हूं। राशिद जो है वो n years ओल्ड है, अवेश जो है वो 6 साल छोटा है राशिद से, और 2 साल बड़ा है जाहिद से। तो बताइए तीनों की उम्र की जो एजेस का जो सम है वो क्या होगा। अब देखिए दोबारा से, राशिद जो है वो n years है, अवेश 6 साल राशिद से छोटा है, यानी ओवेस की एज फिर क्या होगी, ओवेस राशिद से 6 साल छोटा है, यानी राशिद की उम्र है n, तो इसमें से 6 माइनस कर दें। माना कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कह रहा है कि n-6। अब ये n-6 क्यों, दोबारा से रिपीट करता हूँ, राशिद की उम्र n ईयर से, तो ओवेस 6 साल राशिद से छोटा है, तो n में से 6 माइनस कर देंगे। अच्छा, आगे कह रहा है कि ओवेस 2 साल जाहिद से बड़ा है, तो फिर जाहिद की उम्र क्या होगी, यानी जाहिद जो है वो बराबर होगा n-6, माने ओवेस जो है वो जाहिद से छोटा है, यानी जाहिद ओवेस से 2 साल छोटा है, यानी ये ओवेस की एज है, ओवेस की एज में से 2 साल माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि जाहिद ओवेस से 2 साल छोटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years ओल्डर देन जाहिद। अब जुमलों को, लफ्ज़ों को समझें कि ओवेस 6 साल राशिद से छोटा है और 2 साल जाहिद से बड़ा है, तो जाहिद की उम्र क्या होगी, यानी कि ओवेस की एज है n-6, n-6 में से 2 माइनस कर दें, क्योंकि जाहिद ओवेस से 2 साल छोटा है। सो दैट्स वाई आगे आपके पास क्या होगा, n माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों की एज आ गई, तो सम क्या होगा, राशिद की एज n, ओवेस की एज n-6 और जाहिद की एज प्लस n-8, n तो ये हो जाएगा 3n, माइनस का 6 और माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 14। तो ये तीनों की सम जो है वो 3n-14, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था भाई मेरी आज की जो वीडियो, जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं और मुख्तलिफ जो है टॉपिक से रिलेटेड उनके ऊपर तफसील से जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इनके पीछे इनकी जो है वो क्या सॉल्यूशन है और उनकी क्या ट्रिक्स हैं और किस तरह जो है इनका सॉल्यूशन वो निकालना चाहिए, आप लोगों के साथ मैंने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगर आप हमारे इस तरह की जो है कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तो मैंने एक वीडियो एक बनाया है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, एवरेज से रिलेटेड, अलजबरा, उसके अलावा जनरल कुछ चीज़ें, HCF LCM, यानी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने इसके अंदर समझाया है। अगर आप हमारे इस तरह के प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ हम जो है इंग्लिश, मैथ, GK, PS, इस्लामियत, कंप्यूटर, एवरीडे साइंसेस के ऊपर क्रैश कोर्सेज और मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन जो है वो हम करवाते रहते हैं। अगर आपने इस तरह के कोर्स में किसी भी तैयारी की में जो है आपने इनरोल होना है, आपने किसी भी तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप मेरे इस नंबर के ऊपर 0300036281 इसके ऊपर जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऐसी प्रिपरेशन करवाई जाएगी कि आप हमारे जो है प्रिपरेशन करने के बाद आपकी जो भी टेस्ट होगी, इंशाल्लाह हमारे पढ़ाए हुए डेटा में से 50 से 60 सवाल आराम से जो है हमारा पढ़ाया हुआ डेटा आपको लगेगा। 100% नहीं,
200% गारंटी के साथ आपको मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अभी हमने IBA स्क्रीनिंग की जो तैयारी करवाई थी उसके जितने भी पेपर्स आए हैं वो हमारे जो बनाए हुए नोट्स और हमारे पढ़ाए हुए मटेरियल में से 50 to 60 क्वेश्चंस हर ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम आपको जो है इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भरपूर नमूने से करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके साथ दूसरी भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।